वर्ल्ड वॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पहले हम समझते हैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता क्या है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर इस लेसन में आपको बहुत सारे वर्ल्ड वॉर मिलेंगे जो मतलब वेपन से भी यूज होंगे और बिना वेपन के भी यूज होंगे। और यही पॉलिटिकल मतलब जो निकाय करते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज करते हैं, उसके डेवलपमेंट में क्या क्या हुआ इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इन द सिविक्स टेक्स्ट बुक टिल नाउ वी हैव स्टडी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर। पहले हम लोग सिविक्स पढ़ते थे, अब उसका नाम है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस हुआ कि सिविक्स में हम लोग इंडिया के मतलब बहुत सारी चीजें पढ़े, जैसे जुडिशरी पॉलिसी, ये सब बहुत सारी पॉलिसी थे। तो अब हम लोग मतलब वॉर पढ़ेंगे और क्या क्या अपने इंडिया और बाकी कंट्री में जो जो रिलेशन हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। In this class we are going to study Indian relation with the world. You must have understood world geography through the study of geography. You must have become familiar with the global historical events through the study of history, now through the study of political science. जैसे हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं, बहुत सारे मैप होते हैं और बहुत सारे मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मैप है, मैप को कैसे पढ़ते हैं और किस चीज से करते हैं, वो सब चीजें रहेंगी। सेम यही चीज पॉलिटिकल साइंस में भी रहेगा। सेकंड पैराग्राफ, वी आर डिपेंड ऑन डिफरेंट पर्सन, इंस्टीट्यूशन आर ऑर्गेनाइजेशन इन द सोसाइटी फॉर डिफरेंट रीजन एंड फॉर डिफरेंट फैसिलिटी। आवर social life in interdependence and mutual cooperation has a very important place in it. अब बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर डिपेंड है, जैसे सोसाइटी है, सोसाइटी हम लोग के ऊपर मतलब हम सोसाइटी के ऊपर डिपेंड है। ऐसे बहुत सारे, जैसे हम अपने पापा के ऊपर निर्भर हैं, फिर हमारे पापा अपने बॉस पे निर्भर हैं। तो ऐसे करते करते बहुत लोग मतलब सारे लोग अपने किसी के वजह से डिपेंड रहते हैं एक दूसरे के ऊपर से। तो इसी चैप्टर में हम लोग को बहुत सारे पॉइंट है, जैसे कि इंटरडिपेंडेंस, इंटरनेशनल रिलेशन थ्रू फॉरेन पॉलिसी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये सब चीजें हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। जस्ट एज it is true about individual and society, it applies the different nation as well. There are many interdependent nation in the world like India. Some exchange and instruction goes on between them constantly. This interdependence state also enter into territories with each other. A system of all this interdependence for so version state come up, we call it international system. Let us get to know some feature of the international system. पहले हम मतलब अपने अंदर ही मतलब हमारे नेशनली पढ़ते थे हम लोग, अब हम लोग इंटरनेशनल और नेशनली दोनों पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें रहेंगी जो हमें इंटरनेशनल से भी जुड़ी रहेंगी और जो नेशनली भी जुड़ जाएंगी। तो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस में होता क्या है? इंटरडिपेंडेंस मींस जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम अपने पापा के ऊपर निर्भर है, हमारे पापा अपने बॉस के ऊपर निर्भर है। ऐसे इंटरडिपेंडेंस में यही है, जैसे हम इंडिया है, इंडिया दूसरे के ऊपर डिपेंड है, फिर दूसरा कोई हमारे ऊपर भी डिपेंड है। All the countries of the world are depend on each other for one reason or the other. However big purpose or developed a nation may be, it can never be self-sufficient about all it need. Even big nation have to depend upon other big and small nation. Thus interdependence is an important feature of the international system. Therefore today global system. जैसे इंटरडिपेंडेंस, जैसे हम इंडिया वाले हैं, हमारे यहाँ मसाले बहुत ज्यादा बनते हैं, तो जो हमारे मसाले हैं वो दूसरे कंट्री में जाते हैं और इंडिया को भी तेल की जरूरत रहती है, तो जो तेल है वो दुबई से आता है हमारे लिए। तो ऐसे बिग कंट्री हो या स्मॉल कंट्री हो, हर एक कंट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है। और आज के दिन में, आज के टाइम में इस चीज को ग्लोबल सिस्टम बोला जाता है। इंटरनेशनल सेकंड पॉइंट,
इंटरनेशनल रिलेशन थ्रू फॉरेन पॉलिसी। ये फॉरेन पॉलिसी में ये होता है जो हम जैसे हम है तो क्या बोलते हैं, हाँ, जो बाकी देश आएंगे वो हमसे डीलिंग करेंगे, तो हमें ये चीज चाहिए तो आप हमें ये भिजवा दो, तो हम भी दूसरे के कंट्री में जाएंगे बोलेंगे हमें ये चीज चाहिए, ठीक है हमें चाहिए। reading start, every nation has policy about its internal dealing as also about its relation with other nations. Such a policy is called foreign policy. We are going to study Indian foreign policy in detail in the next chapter. जो मैंने बताया अभी, हमें जाना पड़ता है दूसरे की तरह डीलिंग करने, तब वो हमें चीज देता है, और बाकी कंट्री भी आती है हमारे पास डीलिंग करने, हमें ये चाहिए। वैसे वो कितनी भी बड़ी सुपर नेशन हो, पर वो किसी तो किसी चीज के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता ही रहता है। तो इसके बारे में और अच्छे से एकदम गहराई से नेक्स्ट चैप्टर में सेकंड लेसन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। Life today has been shaped through many events and development. Hence, we need to go back to history in order to understand today's world. We know that two world wars were fought in the last century. This were the most important event in the world in that century. The world completely changed because of them. New currents of through MZ. Let us understand what else happened due to this war. तो जैसे बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड होता है वो मतलब फोटो वाला बैकग्राउंड नहीं, मतलब जैसे हम लोग हैं तो हम मिस लोग हम लोग को लिखने के लिए दी अपने परदादा के ऊपर कुछ निबंध लिख के आओ, तो पहले आपको जितना मालूम रहेगा आप उतना लिखोगे। अगर आपको नहीं मालूम रहेगा अपने बहन भाई से पूछोगे, उनको भी नहीं मालूम रहेगा अपने पापा से पूछोगे। तो हमें कोई भी चीज पुरानी जानने के लिए हमें पहले उसकी हिस्ट्री चेक करनी पड़ती है, और बहुत सारे एमजेड्स होते हैं जिन्हें हमें समझने के लिए एक बार हिस्ट्री चेक करनी पड़ती है। अब क्या बोलते हैं इसको, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ था अब वो जानते हैं हम लोग। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुआ था 1940 टू 1918 तक, और इस जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुआ 1914 टू 1980 तक, इसमें बहुत सारी चीजें हुई, जैसे बहुत सारी चीजें मतलब एम्प्लॉयज घायल हुए और बहुत सारी चीजें प्रॉपर्टी एंड लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ आप देखते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फाउटेड बिटवीन 1914 टू 1918। मेजर कंट्री ऑफ यूरोप टुक पार्ट इन Europe had a very central place in the international of global system at that time. The war caused a tremendous loss of life and property. The countries which joined the war suffered tremendous economic losses. Even the countries which did not join the war were impacted by the war. The economics of the victorious as well as the losing countries cooperates. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ वो 1940 टू 1918 तक हुआ, और साथ ही में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें बहुत सारी चीजें वेपन्स यूज हुई, बहुत सारी चीजें यूज हुई। ऐसे ही सेम सेकंड वर्ल्ड वॉर भी है, पर उससे थोड़ा सा अलग सेकंड वर्ल्ड वॉर है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारी मतलब ट्रिमेंडियस मतलब घायल होता है द वॉर्स, हाँ, जो बहुत सारी चीजें मतलब लोग घायल हुए, बहुत सारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई, बहुत सारी चीजें मतलब बहुत सारी मतलब जिसका घर आसपास होगा जहाँ वर्ल्ड वॉर हो रहा है वो सब टूट गए होंगे, और बहुत सारी चीजें मतलब जब वर्ल्ड वॉर होता है तो कंट्री को कितनी सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। जब तक वो चलेगा तब तक मतलब खाने पीने को मार्केट में कम रहेगा, जितनी भी चीजें रहेंगी वो तो जो सोल्जर रहेंगे उनको मिलना चाहिए ना, इसलिए वो भी इतनी मेहनत करते हैं। तो इस चीज के लिए बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। सेकंड, कंट्री इन्वॉल्व इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो पहला है अलाइन पावर। अलाइन पावर में और सेंट्रल पावर में डिफरेंट क्या है। अलाइन पावर में जो सामने था लड़ने के लिए वो, और सेंट्रल पावर जो जिससे फेस कर रहा था।
ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, इटली, अमेरिका। तो आप देखेंगे जो ये मैप है, ये मैप है, क्या बोलते हैं, ये मैप में कहाँ है, हाँ, जो मैप है उसमें ब्रिटेन, फ्रांस साउथ वेस्ट के साइड है, साउथ साउथ वेस्ट, वो ईस्ट है, वो वेस्ट है, ईस्ट और वेस्ट है, हाँ। वेस्ट साइड देखोगे आपको मिलेगा ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, इटली, अमेरिका, हाँ इधर पे। और जो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, टर्की, वो भी उसी साइड है, ये नॉर्थ वेस्ट की साइड। तो आप मैप में देख सकते हैं। और अब स्टार्ट करते हैं। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर all the nations felt that such a war should not happen again and some measures need to be taken to achieve that end. An international organization, the League of Nations, was established. Out of this thinking is become an important platform to solve international disputes and carry out negotiation. The main responsibility of the League of Nations was understood to be avoid war. जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें बहुत सारी चीजें मतलब डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो इसलिए जो मतलब मेन रहते हैं जो पॉलिसी बनाते हैं उसमें से उन्होंने शपथ ली कि आज से हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, अब सेकंड मतलब वॉर अब नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई, तो इसलिए जो पीस रखेंगे, तो इसलिए उसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशन, जिसमें कोई भी लड़ाई और कोई भी चीजें मतलब कोई भी लड़ाई और किसी भी चीज की वजह से तुम लड़ाई नहीं करोगे, पीस रखना, जो भी है सामने बैठ के अपनी बातें कर लो, फिर उसमें लड़ाई नहीं करना है। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेजर चेंज कैन come about in Europe and outside Europe. For example, early empire in Europe collapsed and new nation come into being. Many European countries had to colonize the continent of Africa and Asia. Movement for independence started in this colonies. The movement changed the hegemony of the European nation. तो बहुत सारे जो कंट्री इन्वॉल्व हुई थी उन्होंने भी बोला हाँ अब लड़ाई नहीं करनी चाहिए, जो भी चीज है हमें सामने बैठ के पीसफुली एकदम शांति से कर लेना चाहिए। तो जानते हो जब लड़ाई होती है तो किसी को अपना रहता नहीं है सबर, हाँ चल रहने अब नहीं करेंगे, तो बाद में उन लोग को भी चुग ली और वापस उन लोग लड़ाई किए, जिसका नाम सेकंड वर्ल्ड वॉर रखा गया। तो जो पीस रखने वाले थे उन लोग, वो ज्यादा देर तक नहीं चला और वापस वो करने लग गए लड़ाई। League of Nations was established after the First World War to establish peace, but it did not succeed the preventing war. Autocratic remains come up in Germany, Italy, Spain, and other countries. All this development culminated in the Second World War. जो हमने जो किए थे कि हम शांति रख के पीसफुली लड़ाई नहीं करेंगे, आराम से बात करेंगे, उन लोग को वापस वही लड़ाई करने को आया। तो इस चीज में इटली, जर्मनी, स्पेन ने, स्पेन ने, अदर कंट्री ने बोला नहीं तुमने ऐसा क्यों किया, चलो वापस लड़ते, उन लोग क्यों जीत गए, हम लोग वापस लड़ेंगे। तो इसी वजह से वापस सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और बहुत ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा भयंकर था। स्टार्ट करूं? सो आवर सिक्स्थ पॉइंट इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो महक ने जैसे बताया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लिख, अरे यार चाक किधर है, चाक। सो आवर सिक्स्थ पॉइंट इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जैसा महक ने बताया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, ये कब हुआ था, 1914 टू 1918 तक का हुआ था। और ये वर्ल्ड वॉर होने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ। जैसे महक ने बताया कि चिल मची थी इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी करना पड़ा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ था और इट प्रूव टू बी मोर डिस्ट्रक्टिव देन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मीन्स ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा खतरनाक विनाशकारी था, मतलब बहुत खतरनाक था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा। नॉट ओनली वॉज इट्स मोर विड्सपेयर कंपेयर टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, but also more advanced technology was employed in the war.
a country which took part in the Second World War once again faced a situation of economic crisis. मीन्स जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उससे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आ गई थी, और ये जो एम्प्लॉय मतलब मिलिट्री पावर जो थी वो पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी, मतलब पहले से भी ज्यादा बोलते हैं ना पावरफुल हो गई थी। फिर और इसके वजह से हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत गंदी सिचुएशन फेस करनी पड़ी सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने की वजह से। सो कंट्री इन्वॉल्व इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब जो मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर है इसमें कौन कौन से जो कंट्रीज थे वो इन्वॉल्व थे, तो इसमें अलाइड पावर्स में आते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया, सोवियत रशिया, चाइना एंड अमेरिका। तो आपने मैप देख ही लिया होगा, महक ने दिखाया होगा। तो एक्सिस पावर में जर्मनी, जापान और इटली है। फिर उसके बाद अमेरिका प्लेड अ मेजर रोल इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो अमेरिका है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मेन रोल करता है। इट हैड मैन्युफैक्चर न्यूक्लियर वेपन। जो अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे इन ऑर्डर टू, मतलब इसमें क्या थे, इसमें सब कंट्रीज ने अमेरिका के सामने हार मान ली थी, बट इन ऑर्डर द एंड द वॉर इज ड्रॉप्ड न्यूक्लियर वेपन्स ऑन 2 cities ऑफ जापान, हिरोशिमा एंड नागासाकी। मतलब इसमें सब लोग ने हार मान ली थी, लेकिन जो जापान था वो हार नहीं माना था, वो मतलब फिर भी उसके लिए वो लड़ने के लिए तैयार ही था। तो इसके वजह से जो अमेरिका है उसने दो बार जापान के मतलब 6 तारीख को हिरोशिमा में न्यूक्लियर बम फोड़ा था, फिर उसके बाद 9 तारीख को नागासाकी में बम फोड़ा था, और इन 1945 में इस मतलब जो न्यूक्लियर वेपन है उसे फोड़ा गया था। फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडेड विद द डिफीट ऑफ जर्मनी इन यूरोप ऑफ जापान एशिया। तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो खत्म कैसे हुआ, जर्मनी की यूरोप से जापान हार गया था। अमंग द मेनी इवेंट दैट टुक प्लेस इन द वर्ल्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर 1945-1991 is the long period of the Cold War. Let us take stock of a few changes in the period. अब तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो खत्म हो गया, पर अब कौन सी वर्ल्ड वॉर आ रही है, अब कोल्ड वॉर आ रही है, जो 1945 से लेके 1991 तक का चली थी। तो अब कोल्ड वॉर, अब थर्ड टॉपिक इज कोल्ड वॉर। America and Soviet Russia, who were allies in the Second World War, become competitors as soon as the war got over. मतलब जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी तो उसके बाद अमेरिका और सोवियत रशिया जो थी वो कॉम्पिटिटर्स हो गई थी एक दूसरे का, क्योंकि जो अमेरिका और सोवियत रशिया ही बच गए थे जो मतलब पावरफुल कंट्रीज थे। तो इनके बीच में भी मतलब बोलते हैं ना कि हम आगे रहेंगे, हम आगे रहेंगे, तो कोई बोलता है हम आगे रहेंगे। फिर उससे द कॉपरेशन बिटवीन द वे द रिवलरी ऑक्युपाइड अ पीरियड ऑफ 40 to 45 years of international politics. There was no open war between the two countries, but there was such a tension in their relation that it seemed that a war world erupt and time. मतलब जो ये कोल्ड वॉर था वो टिल 40 से 45 इयर्स तक का चला था, और ये मतलब ये जो वर्ल्ड वॉर था ये मतलब इस पे ना कोई वेपन्स यूज हुए थे, ना कोई मिलिट्री पावर यूज हुए थे, ये एक टेंशन वॉर था, इसे एक तनाव वॉर बोल सकते हैं। और ये मतलब सिर्फ अपने देश को आगे दिखाने के लिए था। और the concept of cold war is used to describe the condition where there is no actual war.
ये एक एक्चुअल वॉर नहीं था, बट देयर आर सच टेंशन इन द सर्कमस्टेंस दैट दे मे बी रिस्पॉन्सिबल टू कॉज वॉर। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जो भी हमें नुकसान हुआ था उसकी वजह से हमें मतलब अब सबसे आगे मतलब अपने देश को दिखाने के लिए ये वॉर हुआ था, कोल्ड वॉर। मतलब ये हुआ नहीं था, ये टेंशन वॉर था। अमेरिका वॉज ऑलरेडी अ पावर सुपर पावर, बट द सोवियत रशिया और tried to become a superpower by making nuclear weapons and by increasing its military might। मतलब अमेरिका ऑलरेडी एक सुपर पावर नेशन था, लेकिन जो सोवियत रशिया थी वो भी मतलब वो भी अब अपने आप को सब में इंक्रीज करने लगे थे, जैसे मिलिट्री पावर में इंक्रीजिंग हो गए थे उनके में। और जो वेपन्स वगैरह थे, न्यूक्लियर वेपन्स, ये सब में भी वो इंक्रीज हो गए थे। The struggle for power, arms race differences, ideology, attitude of checkmating each other by stages and country stages gave rise to Cold War। मतलब इस कोल्ड वॉर में सब अपने स्ट्रगल ऑफ पावर को दिखाना चाहते थे, आर्म रेस दिखाना चाहते थे, डिफरेंट आइडियोलॉजी और एल्टीट्यूड ऑफ चेकमेटिंग, मतलब सब मतलब अपने आप को आगे दिखाना चाहते थे, इसलिए ये कोल्ड वॉर हुआ था। और ये कोल्ड वॉर जैसे बताई थी 1942 से लेके 1945 से लेके 1991 तक का चला था। थैंक यू। देखो इफेक्ट ऑफ द कोल्ड वर्ल्ड वॉर। जो कोल्ड वर्ल्ड वॉर था वो मतलब जो दिमाग से हम लड़ रहे थे, सोच रहे थे कि ये देश हमसे ज्यादा है, ये हम उससे ज्यादा होना चाहते हैं, ये हमसे ज्यादा हो रहा है, तो वैसे ही इफेक्ट ऑफ कोल्ड वॉर। तो आगे हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ कोल्ड वॉर। क्रिएशन ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो अमेरिका था वो सोच रहा था कि मैं रशिया से ज्यादा अपनी मिलिट्री को पावरफुल करूं, और रशिया मतलब जो सोवियत नेशन था वो सोच रहा था कि मैं अमेरिका से ज्यादा पावर करूं। इसलिए अमेरिका ने एक मिलिट्री उसने ऑर्गेनाइज की थी, उसने बनाई थी, जिसका नाम था नाटो। मतलब जो अमेरिका ने मिलिट्री को मतलब बनाया था। नाटो का फुल फॉर्म था नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये उसकी जो हर एक कंट्री अपने पावरफुल मिलिट्री जो हर एक पार्ट बनाती है, तो वैसे अमेरिका ने उस टाइम पे नाटो नाम की एक बनाई थी। और जो सोवियत नेशन था उसने बनाई थी वॉर्स पैक्ट। मीन्स यहाँ पे दोनों कंट्री ने अपनी पावरफुल मिलिट्री दोनों ने मतलब बना चुकी थी, सोवियत यूनियन ने और अमेरिका उसने भी। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है बायपोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड दो हिस्सों में बट गया था। जो अमेरिका एक तरफ था, जो हमारा पूरा वर्ल्ड था, तो वहां पे एक तरफ से अमेरिका आया और एक तरफ से सोवियत नेशन आया था। बीच में जो हमारी कंट्रीज आई थी वो एक यूरोप था, जो एक कॉन्टिनेंट में, मतलब उसके अंदर बहुत सी कंट्री आती है। तो फिर ये जो अमेरिका था ये वेस्ट साइड में आ गया था और सोवियत जो ईस्ट साइड में। तो जो हमारी यूरोप मतलब ये है कॉन्टिनेंट, इसमें बहुत सी कंट्री आती है। तो ये जो यूरोप था ना ये पूरा बट गया था। जो बाइपोलराइजेशन मतलब बट जाना, तो दोनों हमारी कंट्रीज बट चुकी थी। और फिर जो यहाँ पे वेस्ट की साइड जो सारी कंट्रीज थी वो सपोर्ट कर रही थी इसकी अमेरिका, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करेगी तो अमेरिका बाजू में उसको ये मार के खत्म कर देगा, क्योंकि एक पावरफुल कंट्री है। और इसी तरह इस साइड की जो थी वो सारी कंट्री रशिया को सपोर्ट कर रहे थे। मतलब ये हमारा जो यूरोप कॉन्टिनेंट था ये दोनों तरफ से पूरा बढ़ चुका था, एक अमेरिका और सोवियत नेशन के साथ। बाइपोलराइजेशन मतलब यही बताया गया है। और अमेरिका था ना ये कैपिटलिज्म कर रहा था, मतलब कि ये चाहता था कि मैं हर एक कंट्री पे अपना मतलब वो हक जताऊं कि ये मेरी कंट्री है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल बनना चाहता था। और वही सोवियत नेशन भी मतलब पूरे वर्ल्ड पे वो बनना चाहता था एकदम पावरफुल। इसलिए उन्होंने अपनी वर्ल्ड जो उनका वॉर था वो शुरू हो चुका था। इसके लिए हमारा फिर थर्ड पॉइंट आता है आर्म रेस। आर्म रेस मतलब कि आर्म्स मतलब कुछ बच्चे समझेंगे कि ये आर्म्स, बट ये नहीं होता। आर्म रेस मतलब जो सुपर पावर वेपन्स होते, दोनों कंट्री ने अपनी अपनी वेपन्स बढ़ाने सोची। मीन्स कि वो बहुत सारे पावर लगा के अपने अपने वेपन्स बनाना चाहते थे। फिर उसके बाद जब इन्होंने अपने अपनी मतलब वेपन्स बनाए,
बहुत सारी मिलिट्री बनाई। फिर इनको मतलब जब इन्होंने कोल्ड वॉर मतलब शांति से सोचा कि अगर हमारे पास इतने सारे वेपन्स है, इतने बारूद है, ये है, तो इससे हमारी कंट्री और बाकी सब कंट्री को भी फर्क हो सकता है। मतलब वो लोग अगर कहीं एक कंट्री में ब्लास्ट होगा तो आजू बाजू भी सब खराब हो सकते हैं। इसलिए वो लोग जो उनके वेपन्स थे उसका डिसआर्मेंट करने लगे। डिसआर्मेंट मतलब कि उस वेपन को फिर से तोड़ने लगे, उसका लोहा जो जो करते बनाते थे वो सब उसको डिसआर्मेंट करने लगे थे। दोनों कंट्री ने अपने अपने पहले वेपन्स बनाए, फिर उन्होंने सोचा कि ये सब गलत है, घातक होगा, इसलिए उन्होंने अपने अपने वेपन्स को खत्म कर दिए थे। सर करो 1 मिनट। जो हमारा सेकंड पॉइंट होता है क्रिएशन ऑफ रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग सोचेंगे रिलीजन मतलब क्या? रिलीजन मतलब कि हर एक जो कंट्री होती है वहां पे उनका पर्टिकुलर प्लेस होता है। जैसे रसिया है, अगर उसका थोड़ा सा हिस्सा अगर दूसरे कंट्री में आता है तो उसका प्लेस होगा, इसलिए पर्टिकुलर प्लेस आता है। बट जो कुछ कंट्रीज ऐसी थी ना जो अमेरिका को भी सपोर्ट नहीं करना चाहती थी, ना ही रशिया को, तो वो कंट्रीज ने एक अपना एक अलग ही कंट्री बनाया था, उसका नाम था एशियन। जो एशियन बनेगा ना उसमें ऐसी कंट्रीज आती है जो किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहती। एग्जाम्पल ले लो अपना इंडिया, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे उसके 2 साल बाद वहां पे वो आजाद हुआ था, इसलिए उसके पास ना वेपन्स थे ना कुछ थे उतना, ना उनके पास ना अपने पॉलिटिक पावर भी था। एशियन का फुल फॉर्म आता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मतलब जो एशिया मतलब कि साउथ रशिया जो और ईस्ट में मैप में देखोगे तो और ईस्ट के साइड जो जो कंट्रीज थी वो ना सपोर्ट नहीं करना चाहती थी किसी को। वो उस कंट्रीज में आती हैं सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ये जो 5 कंट्रीज थी ये मतलब सोच रही थी कि हम ना किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही अमेरिका को ना ही रशिया को। वो मतलब ये एक अलग कंट्री मतलब ये एक अलग बन गया था जो किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहता था। और फिर उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में हमारे इंडिया जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो एशियन जिन्होंने बनाया था वो हमारे इंडिया के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने बनाया था। वो बोल रहे थे कि हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो ना अमेरिका को करेंगे ना ही रशिया को करेंगे। और उस टाइम उस पीरियड के टाइम पे बहुत सी कंट्री जो इन्होंने कोल्ड वॉर जब बोला कि नहीं हम नहीं इसको सपोर्ट नहीं करेंगे उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उसी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम सपोर्टिंग का आइडिया दिए थे। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उनका जो ये आइडिया था उसके लिए जो अलग अलग कंट्रीज थी उनके भी प्रेसिडेंट ने बोला कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। उसमें आता है योगा सेलाइवा, वहां के एक प्राइम मिनिस्टर थे मार्शला टीटो प्रेसिडेंट। ये एक वहां के मतलब एक कंट्री है योगो सेलाइवा, जहां के एक प्रेसिडेंट मलिशा टीटो मार्शल टीटो है, वो वहां के प्रेसिडेंट। उन्होंने बोला कि आप सही कर रहे हो। फिर एक प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट के एक प्रेसिडेंट थे गमाल अब्दुल नसीर, ये वहां के प्रेसिडेंट थे। और एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सुरकानो, पता नहीं अजीब से नाम है, बट ये वहां के प्रेसिडेंट। और एक प्रेसिडेंट थे घान के डॉक्टर कांवर नरकुमा। ये मतलब जो अलग अलग कंट्रीज थे इजिप्ट, इंडोनेशिया, घान, वहां के सब प्रेसिडेंट ने बोला कि हाँ आप सही बोल रहे हो, हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। तब अमेरिका और सोवियत को इन्होंने मतलब ये किसी को सपोर्ट नहीं किए, ये अपना एक अलग ही एकदम पीसफुली रहने लगे। वो बोलते हैं कि हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हमें आपके झगड़े में नहीं पड़ना। मतलब कि ये ना किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि आप लड़ रहे हो आप लड़ो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपके झगड़े में नहीं फंसना चाहते। तो फिर वो नहीं कर रहे थे, वो एक अलग ही पीसफुली रहना चाहते थे। Evolution of the non-aligned movement. The non-alignment movement has opposed colonialism, imperialism and racism. मतलब जो कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था वो कोलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म और रेसिज्म के खिलाफ था। कोलोनियलिज्म मतलब जो पावरफुल कंट्री होती है वो दूसरी कंट्री को कंट्रोल करती है रिच बनने के लिए, और जो इंपीरियलिज्म होती है वो दूसरी कंट्री को कंट्रोल करती है जो कि रिच नहीं होते हैं। और रेसिज्म मतलब डिफरेंशिएट बिटवीन स्किन कलर, जैसे कोई गोरा रहता है कोई काला रहता है, उसके बीच में
वो करते हैं, इट हैज इनकरेज द रिजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स, मतलब कि ये जैसे वॉर जो होता है वो वॉर करने का नहीं, वो शांति से बैठ के सॉल्व करने का वो बताता है। इंडिया लेड द